केंद्र सरकार की ओर से आरबीआई के नए गवर्नर की नियुक्ति कर दी गई है और ये पूरा जो मामला है काफी ज्यादा चर्चा में बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर भारत में रिजर्व बैंक जो है यानी कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो किस तरह की भूमिका अदा करता है, केंद्रीय बैंक का इतिहास क्या रहा है, उसके उद्देश्य क्या रहे हैं, पृष्ठभूमि क्या रही है। तो आप कह सकते हैं कि इस आज की इस वीडियो में हम भारत के रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के A to Z जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको यहाँ पर समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। तो चलिए इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को एक बार समझ लिया जाए। तो वीडियो की रूपरेखा में अगर आप देखें सबसे पहले बात करेंगे खबर के बारे में, थोड़ा सा हम यहाँ खबर भी देखेंगे और खबर के साथ साथ आरबीआई के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है डिस्कस किए जाएंगे। आरबीआई क्या है, किस तरह का काम करता है उसको देखेंगे। फिर भारत में आरबीआई का इतिहास क्या रहा है, ओवरऑल हम जो है ब्रिटिश काल से शुरू करेंगे और वर्तमान समय में आरबीआई अपने जिस स्वरूप में मौजूद है वो स्वरूप कैसे पहुंचा वहां तक बात करेंगे। फिर आरबीआई के उद्देश्य क्या है, आरबीआई का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, संरचना कैसी रहती है, कौन आरबीआई में क्या काम करता है उसको देखेंगे। आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या है, मेन फंक्शंस क्या है, और फिर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अक्सर लोग छोड़ देते हैं लेकिन वो भी जरूरी है और वो ये है कि आरबीआई क्या क्या प्रकाशित करता है, आरबीआई की रिपोर्ट्स क्या हैं। तो उनको भी एक बार हम समझेंगे क्योंकि यहां से कई बार जो है सवाल सीधे पूछे जा सकते हैं। अंत में एक सवाल आपके लिए होने वाला है, प्रीलिम्स का सवाल होगा और इस सवाल को आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा टॉपिक आपका जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, आप इसको इंडियन इकोनॉमी के खंड से जोड़ करके देख सकते हैं। डायरेक्ट आपका प्रीलिम्स में भी सवाल बन सकता है और मेंस में सवाल बनने की संभावना तो बनी ही रहती है। चलिए आगे बढ़ा जाए और एक सूचना आपके लिए है कि आप जानते हैं कि दृष्टि आईएएस का जो मुखर्जी नगर का कैंपस था वो कैंपस अब आपका नोएडा में शिफ्ट हो गया है। तो नोएडा में जो सेंटर है यहाँ पर पहले बैच की भी शुरुआत हो गई है, हिंदी माध्यम का पहला बैच शुरू हो गया है और अगले बैचेस के लिए एडमिशन भी शुरू हो चुके हैं। तो आप एडमिशन की जानकारी जो है, एडमिशन आरंभ हो गए हैं और इसकी जानकारी आपको 9311406440 नंबर पे मिल जाएगी। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और अंग्रेजी माध्यम का जो पहला बैच है वो आपका 12 दिसंबर से शुरू होने वाला है। तो अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो यहाँ पर भी आप जो है संपर्क कर सकते हैं। और इसके अलावा एक सूचना आपके लिए संभव प्रोग्राम को लेकर के है। संभव प्रोग्राम आपका 2025 के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है, जहां पर आपको प्रीलिम्स के 10 सवाल रोज मिलेंगे, 2 आपको मेंस के सवाल रोज मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस भी इसमें मिलेगा और रियल टाइम रैंकिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपको अपनी तैयारी को एक डिसिप्लिन देना है, आप चाहते हैं कि एक नई दिशा आपकी तैयारी को मिले, तो आप संभव प्रोग्राम के माध्यम से अपना जो अपनी जो तैयारी है उसको और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ा जाए और सबसे पहले हम बात करते हैं खबर के बारे में। तो खबर अगर आप देखें, खबर आपकी यही है कि सरकार की ओर से 1990 बैच के आईएएस ऑफिसर, राजस्थान कैडर के आईएएस ऑफिसर संजय मल्होत्रा को आरबीआई के नए गवर्नर के तौर पर नियुक्त किया गया है। वर्तमान समय में अगर आप देखें तो संजय मल्होत्रा वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव यानी कि रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रहे हैं और इनका जो कार्यकाल है वो 11 दिसंबर से शुरू होने वाला है। 11 दिसंबर से इनका कार्यकाल जो है वो 3 साल तक चलेगा। तो 3 साल की अवधि के लिए इनको नियुक्त किया गया है। अगर हमारे वर्तमान गवर्नर की बात करें तो आज 10 तारीख है। 10 तारीख होने का मतलब ये है कि अभी जो हमारे गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और आज उनका आखिरी दिन है। तो उनका कार्यकाल जो रहा है वो भी काफी लंबा रहा है, तकरीबन 6 वर्षों का कार्यकाल था। 3 वर्ष का प्रारंभिक कार्यकाल था जिसमें 3 और वर्ष जो है ऐड किए गए थे। तो अब उनका कार्यकाल यहाँ पर समाप्त होने वाला है। तो ये सबसे पहले हमने खबर के बारे में बात की। अब एक बार आरबीआई के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आप डिस्कस करें तो आरबीआई क्या है, आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होने का मतलब यह है कि आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, सबसे इंपॉर्टेंट बैंक वर्तमान समय में भारत का बना हुआ है। तो ये भारतीय वित्तीय प्रणाली के नियंत्रण हेतु यानी कि भारत का जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसको मैनेज करने के लिए, उसको रेगुलेट करने के लिए सबसे सर्वोच्च निकाय के तौर पर काम करता है। इसका स्वामित्व अगर आप देखें, इसका जो मैनेजमेंट है, जिस ओनरशिप जो है वो वर्तमान समय में वित्त मंत्रालय के अधीन आती है। ये भारतीय बैंकिंग प्रणाली के विनियमन के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करने, उसको जारी करने और उसको बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो ओवरऑल आरबीआई का जो मेन काम है वो भारत की मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करना है, भारत की मौद्रिक नीति को रेगुलेट करना है। ये देखना है कि हमारी इकोनॉमी में कितना पैसा जाएगा और कितना पैसा आएगा। तो ये काम जो है ये ओवरऑल आपका आरबीआई के माध्यम से किया जाता है। तो ये आरबीआई के हमने काम देखे। अब आरबीआई के इतिहास की बात करते हैं। तो आरबीआई के इतिहास को अगर आप देखें तो सबसे पहले आरबीआई का जो विचार है
वो आपको 1926 में देखने को मिलता है। कब? 1926 में एक आयोग बना था, जिस आयोग का नाम था हिल्टन यंग आयोग। तो हिल्टन यंग आयोग जो है, इसने सबसे पहले भारत में बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक विचार पेश किया था। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें, तो इससे पहले क्या हुआ था कि ये विचार आया क्यों? कहाँ से ये अवधारणा आती है? तो ये विचार आया क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें 1920 के आसपास, 20s में अगर आप देखें, तो बहुत सारे दुनिया के केंद्रीय बैंकों की स्थापना हुई थी। और इन्हीं केंद्रीय बैंकों को देखते हुए भारत में भी एक केंद्रीय बैंक बनाने की बात की गई, जो कि भारत की बैंकिंग प्रणाली को रेगुलेट करेगा। इससे पहले भारत में ऐसा कोई भी मैकेनिज्म मौजूद नहीं था जो कि भारत के बैंकों को रेगुलेट करता। तो इसकी वजह से आपको बैंकिंग फेलियर देखने को मिल रहा था। तो बैंकिंग जो सेक्टर है वो बहुत ज्यादा संकट में था। तो इसी को देखते हुए 1926 में यंग हिल्टन आयोग की ओर से भारत के सेंट्रल बैंक को बनाने का विचार पेश किया जाता है। इसके अलावा इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी देखने को मिलता है। 1914 से 1988 1918, तो 1914 से लेकर के 1918 तक आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर देखने को मिला था। और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से दुनिया की जो बैंकिंग प्रणाली थी, उस पर भी काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा था और दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो संकट से गुजर रही थी। तो इन्हीं तमाम बैकग्राउंड्स में, इन्हीं तमाम परिस्थितियों में आपको 1926 में पहली बार एक केंद्रीय बैंक का विचार देखने को मिलता है। इसके बाद 1934 आता है और 1934 में इस विचार को अमली जामा पहनाया जाता है, इस विचार को इम्प्लीमेंट किया जाता है और सरकार एक नया कानून लेकर के आती है। लेकिन कौन सी सरकार? यहाँ पर जब हम सरकार की बात करते हैं तो वो ब्रिटिश सरकार की बात हो रही है। तो ब्रिटिश सरकार जो है वो 1934 में एक कानून लेकर के आती है जिसको कहा जाता है आरबीआई एक्ट 1934। और ये जो आरबीआई एक्ट 1934 था, इसके माध्यम से 1 अप्रैल 1935 को पहली बार भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना होती है। कहां पर स्थापना होती है? तो शुरुआत में जो केंद्रीय बैंक बनाया गया था वो कोलकाता में बनाया गया था। बाद में इसको 1937 में आरबीआई का जो ऑफिस था उसको मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाता है, बॉम्बे इसका ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? 1926 में विचार आया, 1934 में कानून आया, 1935 में आपका कोलकाता में इसको स्थापित किया गया, 1937 में आरबीआई का ऑफिस जो था वो कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हो जाता है। इसके बाद 1947 में भारत आजाद होता है और 1949 में ओवरऑल आरबीआई का जो स्वामित्व था वो प्राइवेट हाथों से निकाल करके सरकार के हाथों में दे दिया जाता है। तो इससे पहले क्या था? जब 1935 में आरबीआई का गठन किया गया था तो ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करता था, जिसमें आपको निजी स्वामित्व देखने को मिलता था। अलग-अलग जो प्राइवेट लोग थे उनकी ओनरशिप आरबीआई में मौजूद थी। लेकिन जब आरबीआई को नेशनलाइज किया गया 1949 में, तो फिर आरबीआई का जो स्वामित्व था वो सरकार के हाथों में चला गया। तो इस तरह से आरबीआई जो है गवर्नमेंट बैंक बन जाता है। तो ये ओवरऑल हमने आरबीआई का इतिहास समझा कि क्या हिस्ट्री पूरी आरबीआई की रही है। अब आरबीआई का उद्देश्य क्या रहता है, आरबीआई किन उद्देश्यों के लिए काम करता है, उसकी अगर आप बात करें तो आरबीआई का जो सबसे प्राथमिक उद्देश्य है वो है हमारी इकोनॉमी में मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना, यानी कि प्राइस स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना। इसका सरल सा मतलब अगर आप समझें तो आरबीआई का जो मेन काम है वो ये है कि किसी भी चीज की कीमत को ना तो ज्यादा ऊपर जाने देना है, ना ही ज्यादा नीचे जाने देना है। क्योंकि अगर कीमतें ज्यादा ऊपर जाती हैं तो ये भी हमारे लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इसकी वजह से महंगाई बढ़ती है और जो आम उपभोक्ता है उनको नुकसान होता है। और अगर आपकी कीमतें ज्यादा नीचे चली जाती हैं तो ये भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कीमतें नीचे जाने की वजह से क्या होगा कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। तो ओवरऑल आरबीआई का काम होता है प्राइस स्टेबिलिटी सुनिश्चित करना, ताकि कीमतों को ना तो ज्यादा ऊपर जाने दिया जाए ना ही ज्यादा नीचे जाने दिया जाए। और इसमें आरबीआई का बैंड क्या रहता है? आरबीआई का बैंड रहता है 4 ± 2 के आसपास। यानी कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो ना तो 2% से नीचे जा सकता है और ना ही 6% से ऊपर जा सकता है। फिलहाल जो है वो 6% से ऊपर बना हुआ है अगर आप देखें, और आरबीआई लगातार प्रयास कर रहा है कि इसको 6% से नीचे लाने की कोशिश की जाए। पिछले महीने गया भी था, पिछले महीने जो है इससे नीचे चला गया था, लेकिन अब वापस से उसके उससे उसके पिछले महीने अगर आप देखें तो और ऊपर चला गया है। लेकिन उम्मीद है कि नवंबर महीने का जो डेटा आएगा उस डेटा के आधार पर आप बता सकेंगे कि दोबारा से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो इस दायरे के अंदर आ चुका है। तो पहला उद्देश्य है मूल्य स्थिरता सुनिश्चित करना। अब मूल्य स्थिरता सुनिश्चित की कैसे जाएगी? वो होगा आपकी जो मुद्रा प्रणाली है उसको आप कैसे रेगुलेट करते हैं, यानी कि इकोनॉमी में जो पैसा आ रहा है वो पैसा कितना आ रहा है, इकोनॉमी से जो पैसा जा रहा है वो कितना जा रहा है। अगर आप इसको रेगुलेट कर पाते हैं अपनी इकोनॉमी में, अगर आप अपनी इकोनॉमी में लिक्विडिटी यानी कि तरलता को रेगुलेट कर लेते हैं, कितने लोग कितना पैसा खर्च करेंगे, अगर आप इसको रेगुलेट कर लेते हैं तो आप अपनी इकोनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी सुनिश्चित कर सकते हैं। और इसको रेगुलेट किया जाता है अपनी मुद्रा प्रणाली के माध्यम से या फिर जो करेंसी सिस्टम है उसके माध्यम से।
और ये काम किया जाता है आरबीआई के माध्यम से। आरबीआई इस काम को जो है पूरा करता है। फिर हमारा जो ऋण है, जो मुद्रा प्रणाली है, उसको रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई करता है और इसके माध्यम से भी प्राइस स्टेबिलिटी सुनिश्चित होती है। और फिर जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसको रखने का काम भी आपका आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। तो ये कुछ उद्देश्य हुए आपके जिन पर हमने बात की। अब आरबीआई की संरचना क्या रहती है, उस पर अगर आप बात करें, तो आरबीआई को जो बॉडी गवर्न करती है, जो आरबीआई की सबसे मेन बॉडी है, उसको कहा जाता है निदेशक मंडल। यानी कि ये होता है आपका निदेशक मंडल और निदेशक मंडल में टोटल आपको 21 सदस्य देखने को मिलते हैं। ये चीज याद रखिएगा, निदेशक मंडल में टोटल आपके 21 सदस्य होते हैं। इसमें से ये जो आपके 21 सदस्य हैं, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक तरफ होते हैं आपके ऑफिशियल डायरेक्टर्स यानी कि आधिकारिक जो निदेशक होते हैं, दूसरी तरफ होते हैं आपके नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स यानी कि गैर आधिकारिक निदेशक। अब ऑफिशियल डायरेक्टर्स में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो है वो है आपके आरबीआई के गवर्नर। और नए गवर्नर कौन है, उनका नाम तो आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएंगे। अगले जो होते हैं आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स भी होते हैं। तो एक हो गए आरबीआई के गवर्नर, 4 हो गए आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, टोटल मिला के आप कह सकते हैं टोटल आपको 5 ऑफिशियल डायरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों के 10 निदेशक आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि अलग अलग जो फाइनेंस के सेगमेंट हैं, बैंक हो गया, एनबीएफसीज हो गया, और भी जो आपके सेगमेंट्स है, वहां से 10 लोगों को सरकार चयनित करती है। ये आरबीआई के नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स कहलाते हैं। तो 10 आपके यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से आने वाले नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स हो गए। इसके अलावा आरबीआई के 4 रीजनल ऑफिसेस भी मौजूद है और उन 4 रीजनल ऑफिसेस से भी 4 डायरेक्टर्स भेजे जाते हैं। 4 रीजनल ऑफिसेस कहाँ पर हैं? एक है आपका मुंबई में, एक है आपका कोलकाता में, एक है दिल्ली में, एक है चेन्नई में। तो ये 4 ऑफिसेस आपको 4 रीजनल ऑफिसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ से भी एक-एक मेंबर आपको आरबीआई का जो बोर्ड है, जो गवर्निंग बोर्ड है, जो डायरेक्टोरियल बोर्ड है, वहां पर देखने को मिलते हैं। फिर 2 सरकारी अधिकारी भी यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं और ये जो सरकारी अधिकारी हैं, ये सरकारी अधिकारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से आते हैं। तो टोटल कितने हो गए? यहाँ से आपके 5 हो गए, यहाँ से आपके 10 हो गए, टोटल हो गए 15। 5 यहाँ से आपको 4 यहाँ से आपको देखने को मिलते हैं, 15 4 19 और 2 हो गए आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स यानी कि एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जिनकी संख्या मिलाकर के हो जाती है 21। तो टोटल आपके 21 मेंबर जो हैं वो आरबीआई की गवर्निंग बॉडी में यानी कि निदेशक मंडल में शामिल होते हैं। तो ये हमने आरबीआई की गवर्निंग बॉडी की बात की। अब दोबारा से आरबीआई के प्रमुख कार्यों को अगर आप देखिए, मेन फंक्शन क्या होता है, तो सबसे पहला वही मेन फंक्शन है जो हमने देखा, मौद्रिक प्राधिकरण सुनिश्चित करना, मौद्रिक नीति को लागू करना और उसकी निगरानी करना तथा विकास उद्देश्यों में उसकी भूमिका को सुनिश्चित करना। अब आरबीआई ने एक मॉनेटरी आरबीआई के लिए एक मॉनेटरी पॉलिसी भी बनाई, एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का भी गठन किया गया है। इसको बनाया गया था बेसिकली आपका संशोधन करके, इस संशोधन किया गया था आरबीआई अधिनियम 1934 में और इसमें एक नई धारा ऐड की गई थी, वो सेक्शन 45 जेड बी। सेक्शन 45 जेड बी के माध्यम से 6 सदस्यों की एक मौद्रिक नीति समिति बनाई गई थी। इसमें 3 आपके मेंबर्स होते हैं आरबीआई की तरफ से और 3 मेंबर्स आते हैं आपके सरकार की तरफ से और ये मिल करके डिसीजन लेते हैं कि भारत की मॉनेटरी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, जिसमें खास तौर पर आपका जो रेपो रेट है, इसको लेकर के डिसीजन लिया जाता है। जबकि अगर आप देखें, सीआरआर आपको देखने को मिलेगा, एसएलआर आपको देखने को मिलेगा, इस पर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन नहीं लेती है। ये चीज, ये डिफरेंस आपको खास तौर पर याद रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो केवल रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट पर डिसीजन लेती है, जबकि सीआरआर और एसएलआर का जो डिसीजन है वो अकेले जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा लिया जाता है। तो ये आपको खास तौर पर याद रखना है, ये डिफरेंस यहाँ पर याद रखना है कि अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सीआरआर यानी कि कैश रिजर्व रेशो और एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का डिसीजन कौन लेता है, तो ये डिसीजन एमपीसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी नहीं लेती। ये डिसीजन आरबीआई के जो गवर्नर है वो अपनी कैपेसिटी में लेते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसके अलावा एक तो हमने देखा मौद्रिक प्रणाली को की स्थिरता सुनिश्चित करना, फिर जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके नियामक और पर्यवेक्षक के तौर पे काम करना, यानी कि भारत में केवल मौद्रिक प्रणाली को सुनिश्चित करना, यानी मौद्रिक प्रणाली में स्थिरता सुनिश्चित करना, यही आरबीआई का काम नहीं है, बल्कि आरबीआई का काम भारत के बैंकों को रेगुलेट करना भी है। भारत के बैंक किस तरह से काम करेंगे, भारत में बैंक जो है उनका परिचालन कैसे होगा, उनकी जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो कैसे खुलेंगी, उनको कितना जो है पैसा अपने पास स्टोर करके रखना है, कितना वो उधार दे सकते हैं, किसको उधार दे सकते हैं, ये तमाम जो चीजें हैं वो भी आपका आरबीआई द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो उनकी शाखा कैसे विस्तारित होगी, परिसंपत्तियों की तरलता कैसे होने वाली है, बैंकों का एकीकरण कैसे होगा, ये तमाम डिसीजन भी आपके आरबीआई द्वारा लिए जाते हैं। और अगर आप आगे देखें तो विदेशी मुद्रा का प्रबंधन भी आरबीआई करता है, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। तो विदेशी मुद्रा के प्रबंधन के माध्यम से भारतीय रुपए का जो मूल्य है डॉलर की तुलना में, उसको भी रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा।
फिर आपका मुद्रा जारी करता है। आरबीआई जो है वो मुद्रा को जारी करने का काम भी करता है। मुद्रा को जारी करने के साथ-साथ मुद्रा को बाहर करने और मुद्रा को वापस इकोनॉमी में डालने का काम भी आरबीआई द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा डेवलपमेंट का काम भी आरबीआई करता है। भारत में विकास संबंधी खासतौर पर फाइनेंशियल मार्केट के डेवलपमेंट के लिए आरबीआई एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसके साथ-साथ फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब आप बात करते हैं, वित्तीय समावेशन की जब आप बात करते हैं, वहाँ भी आरबीआई जो है एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो ये कुछ काम हुए आरबीआई के जो आरबीआई जो है इकोनॉमी में आपको करता हुआ नज़र आ जाएगा। अब अंत में एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर हमारे रह गया है वो ये है कि आरबीआई के प्रमुख पब्लिकेशंस क्या हैं? तो क्या-क्या रिपोर्ट्स आरबीआई पब्लिश करता है? ये 3 रिपोर्ट्स हैं, मेन 3 रिपोर्ट्स हैं, इसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स हो सकती हैं। वो अलग-अलग समय पे जारी होती हैं, वो टेम्परेरी आधार पे जारी होती हैं। लेकिन ये 3 रिपोर्ट्स जो हैं, ये आपकी परमानेंट आधार पे जारी की जाती हैं। कौन-कौन सी रिपोर्ट है? पहली आपकी रिपोर्ट है वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एफएसआर बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। एक है आपकी मौद्रिक नीति रिपोर्ट यानी कि मौद्रिक पॉलिसी मौद्रिक एमआर एमपीआर बोल सकते हैं आप इसको मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। एक होती है आपकी वित्तीय समीक्षा रिपोर्ट यानी कि फाइनेंशियल रिव्यू रिपोर्ट। तो ये आपकी 3 रिपोर्ट हैं जो कि आरबीआई की ओर से मुख्य तौर पर जारी की जाती हैं, जिनके बारे में आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि आरबीआई के निदेशक मंडल यानी कि जो आप आरबीआई की जो गवर्निंग बॉडी होती है, उसमें कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 21 या फिर ऑप्शन डी 30। तो इसका सही जवाब क्या है, वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे और भी दोस्त जो हैं इस पूरे वीडियो के सेशन जो है उससे जुड़ सकें और आपको लगातार इस तरह की जो अच्छी जानकारियाँ हैं, जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से वो सूचनाएँ प्राप्त होती रहें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।